राजस्थान में पुलवामा वीरांगनाओं का अपमान, क्या है नाता और चूड़ा प्रथा। पिछले 2 हफ्ते से राजस्थान राज्य में पुलवामा हमले में शहीद हुए 3 सैनिकों की वाइफ अपनी कुछ डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनके प्रोटेस्ट को हटाने के लिए पुलिस ने काफी मिस ट्रीटमेंट किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उन्हें अपने धरने से हटाकर कहीं और ले जाकर छोड़ दिया गया एंड देयर आर सम अदर मिस ट्रीटमेंट्स दैट वर डन बाय द पुलिस। इसको लेकर राजनीति राजस्थान राज्य की काफ़ी गरमाई हुई है एंड अगेन ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन सैनिकों की बात हो रही है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी है। क्या उनके परिवारों को हम ढंग से कॉम्पेंसेट भी नहीं कर रहे हैं? तो आज इसी टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों राजस्थान सरकार अपना स्टांस रख रही है कि हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं उससे आगे बढ़कर और ये नहीं कर सकते, और इस मामले में एक सोशल एस्पेक्ट भी है। तो इस पूरे टॉपिक की डिटेल्स में हम जाएं उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं इफ यू वांट अपडेट्स फॉर माय लेक्चर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में विडोज को किस तरह से कंपेंसेट किया जाता है, इसको हम आज यहाँ पर जानेंगे। तो पहली बात तो देखिए, मार्टर टर्म का इस्तेमाल सही क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्टर के रिलीजियस कॉनोटेशंस होते हैं। दिस कम्स फ्रॉम क्रिश्चियन माइथोलॉजी। तो जो शुरुआती साल थे क्रिश्चियनिटी के, उस समय जो धर्म के लिए अपनी जान देता था उसको मार्टर कहते थे। तो इसका एक रिलीजियस नाता है, इस वर्ड का रिलीजियस कॉनोटेशन है। सेम गोज विद द वर्ड शहीद। तो शहीद टर्म आता है शहादत से, विच इज़ एन अरबिक टर्म, और ये भी अगेन शुरुआती इस्लामिक सेंचुरीज में जो धर्म के लिए अपनी जान देता था उससे रिलेटेड वर्ड है। अब हुआ ये कि जो हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदी, उर्दू, इन सभी भाषाओं में जो शहीद शब्द है वो ज़्यादा कॉमन हो जाता है 18, 19, 20th सेंचुरीज में, एंड दिस बिकेम अ वेरी कॉमन वर्ड दैट इज यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड इवन इन साउथ इंडिया फॉर ऑल द मार्टर्स। ओके, बट इंडियन आर्मी इस टर्म को यूज नहीं करती है। द टर्म्स यूज्ड आर किल्ड इन एक्शन मोस्टली और लेड डाउन देयर लाइव्स, सुप्रीम सैक्रिफाइस, फॉलन हीरोज, इस तरह के अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं, ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। अब जो भी सैनिक देश के लिए अपनी जान देते हैं उनके परिवारों का भरण पोषण ठीक से हो, उनके परिवारों की फाइनेंशियल वेलफेयर बनी रहे, उसके लिए सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन एक अलग डिपार्टमेंट है फॉर द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन। इनका यही काम है कि दे विल लुक आफ्टर द बेनिफिट्स फॉर द क्लोज फैमिली एंड किन ऑफ द सोल्जर्स। तो दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की वेबसाइट्स के अनुसार जो पेमेंट्स करी जाती हैं फैमिलीज के लिए या फिर जो उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं वो इस प्रकार हैं। सभी को हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट होता है विच कैन बी समवेयर बिटवीन 25 to 45 lakhs। वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितनी सर्विस है, क्या है। सो दिस इज़ वन मेजर पेमेंट। उसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि मैरिज ग्रांट हो गया आपके बच्चों की शादी के लिए, या वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट हो गया, बट दीज आर नॉट दैट बिग अमाउंट्स। जो मेजर अमाउंट रहता है वो एक इंश्योरेंस का अमाउंट रहता है। Okay, so there is a group insurance, so army group insurance that is up to 75 lakh for officers and 40 lakh for JCOs। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि somewhere between 70 lakh to 1 crore rupees are given to a soldier's family जब उनकी डेथ हो जाती है when he is killed in action। ओके, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ, द अमाउंट कुड वेरी डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, बट हाँ रफली ये अमाउंट हो जाता है। इसके अलावा और भी कई छोटे बड़े बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन सभी को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। देन फाइनली देयर इज द पेंशन। तो पेंशन भी चालू रहती है। सो अपार्ट फ्रॉम पेंशन ऑल दीज बेनिफिट्स आर गिवन टू द फैमिली। कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट एक व्यक्ति के जाने की क्षति को पूरा नहीं कर सकता, एक बच्चे के लिए एक बाप की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस परिवार को ज़रूर मिल जाती है एंड द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन आर्मी टेक्स केयर ऑफ दैट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलवामा में जो हमारे सैनिक मारे गए थे वो इंडियन आर्मी के नहीं थे, दे बिलोंग टू सीआरपीएफ। एंड क्योंकि सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री के अधीन आने वाली एक केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बल है, तो इसीलिए यहाँ पर पेमेंट स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर पेमेंट्स थोड़े कम रहते हैं। तो ये वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ सीआरपीएफ की, इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट इज़ 15 लाख रुपीज़ एंड अनदर 15 लाख रुपीज़ फॉर डेथ ऑकरिंग वाइल ऑन हाई एल्टीट्यूड्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर अमाउंट्स थोड़े से कम है। ऑफकोर्स इंश्योरेंस एटसेट्रा यहाँ भी रहता है, लेकिन फिर भी वो इंडियन आर्मी जितना नहीं होता, उससे थोड़ा कम रहता है। अब ये सभी बेनिफिट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकारें भी कई बार अपनी तरफ से और बेनिफिट्स दे देती हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने 1999 में, जब अशोक गहलोत तब भी चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कारगिल पैकेज, उसे नाम दिया गया। इस पॉलिसी के तहत जो भी सैनिक हैं जिनकी डेथ हो जाती है लड़ाई में, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ और एफर्ट्स करेगी एंड दे विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प। तो ये पैकेज धीरे धीरे बढ़ाया गया है। इट हैज़ बीन अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज ऑफ टुडे 2023 राजस्थान सरकार ओवर एंड अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट्स ये फैसिलिटीज़ देती हैं टू एनी सोल्जर हु इज़ किल्ड इन एक्शन। 25 लाख रुपीज़ मिलते हैं फैमिलीज़ को डायरेक्टली। 25 बीघाज ऑफ लैंड, खेती के लिए ज़मीन। हाउसिंग बोर्ड यानी कि सरकारी एजेंसी के द्वारा बनाए गए जो घर होते हैं उनमें आपको एक आवास मिलेगा। 25 लाख रुपए अगर आप आवास नहीं लेते हैं, तो मान लीजिए आपका घर है, आप गाँव में रह रहे हैं ऑलरेडी, यू डोंट वांट अ हाउस, देन यू कैन टेक 25 लाख रुपीज़ इंस्टेड ऑफ दैट। माँ बाप के लिए 5 लाख रुपए की एक फिक्स डिपॉजिट।
तो मोटे तौर पर 50 लाख रुपए तक कैश एंड 5 लाख फॉर पेरेंट्स, सो अप टू 55 लाख रुपीज कैश कैन बी अवेल्ड डायरेक्टली, यानी कि राज्य सरकार इतना कैश ओवर एंड अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है। नेक्स्ट, जहां तक जॉब की बात है तो वॉर विडोज के बच्चों को नौकरी दी जाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है दैट जॉब इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वॉर विडोज, नॉट फॉर एनीवन एल्स। अगर सोल्जर की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो जॉब नहीं चाहती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो बच्चा बड़ा होगा तब उसे बाद में ये जॉब मिल जाएगा। अगर बच्चा बालिग नहीं है, 2, 4, 5 साल का है, तो भी उसे जॉब बाद में मिल जाएगा व्हेन ही और शी टर्न्स 18 और 21। फाइनली, स्टैचूज इंस्टॉल करने के लिए भी सरकार सहायता देती है, और कोई भी एक पब्लिक प्लेस, कोई एक पब्लिक चौराहा, उनके नाम पर उसका नामकरण किया जाएगा और वहां उनकी मूर्ति लगेगी, उसका खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। अब क्योंकि पुलवामा हमले में मारे गए सैनिक सीआरपीएफ के थे तो इसीलिए उन्हें आर्मी वाले बेनिफिट सारे अवेलेबल नहीं थे, एंड सीआरपीएफ के जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से कम है, बट स्टिल द सेंट्रल गवर्नमेंट गेव सम एडिशनल बेनिफिट्स, अपनी तरफ से उन्होंने स्पेशल बेनिफिट्स दिए थे। और इसके बारे में 2021 में राज्यसभा में एक आंसर के जवाब में पूरी डिटेल्स उसकी सामने आई थी कि केंद्र सरकार ने क्या मदद करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने समराइज कर दिया है, 35 लाख, 21 लाख रुपीज़, 15 लाख, 30 लाख, सो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज़ वॉज गिवन टू दीज फैमिलीज। लगभग 1 करोड़ रुपए यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मली सीआरपीएफ वाला जो पेमेंट्स हैं वो थोड़े से कम है, इसीलिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स पे किए थे, करेक्ट। तो ये वाले पेमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, एंड राजस्थान सरकार ने भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं इंडियन आर्मी के सैनिकों को अंडर दी कारगिल पैकेज, वो इन्हें एक्सटेंड किए थे। सरकार के अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये प्लेज लिया था कि हम इन शहीदों के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके एजुकेशन का खर्चा हम लेंगे, प्लस इन्हें लिबरलाइज पेंशन दी गई थी। लिबरलाइज पेंशन का मतलब है कि आपको वही पेंशन मिलेगी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी। यूजुअली पेंशन हाफ होती है जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसकी, लेकिन इन केसेस में पेंशन फुल दी जाती है। अलॉन्ग विद दैट डियरनेस अलाउंसेज ऑल्सो पेड, और ये पेंशन लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। कई राज्य सरकारों ने नेक्स्ट ऑफ किन को जॉब्स भी ऑफर करी, वो पॉलिसी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अब ये नेक्स्ट ऑफ किन जो है, ये ज़्यादातर राज्यों में जो शहीद परिवार है उसमें या तो उसकी वाइफ होती है या फिर बच्चे होते हैं। मोस्टली नौकरी उन्हीं को मिलती है और किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है। अब जहाँ तक राजस्थान के प्रोटेस्ट की बात है, तो राजस्थान में जो 3 वीरांगनाएं डिमांड्स कर रही हैं, उनमें से एक की डिमांड ये है कि उनके हस्बैंड जो शहीद हुए थे उनके 2 स्टैचूज ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, लेकिन एक और स्टैचू लगाया जाए, सो 3rd स्टैचू टू बी इंस्टॉल्ड, ये डिमांड है एक की। और 2 वीरांगनाओं की डिमांड है कि जो नौकरी मिलनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनके बच्चों को जब वो बड़े हो जाएं तब ना दी जाए, बल्कि अभी राइट नाउ उनके ब्रदर इन लॉज यानी कि उनके देवर को दे दी जाए। और इसके पीछे रीज़न है नाता या चूड़ा प्रथा, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या होती है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, प्रोटेस्ट करना इस डेमोक्रेसी के अंदर जायज़ है, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन प्रोटेस्ट इन द कंट्री। लेकिन यहाँ पर पुलिस का जो एक्शन है इनके खिलाफ वो गलत था। पुलिस ने इनके साथ काफ़ी धक्का मुक्की करी, उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हुए थे, और हाँ, उन्हें प्रोटेस्ट से हटा दिया गया। उनका प्रोटेस्ट वहाँ से जो सरकार के ऑफिस के आगे प्रोटेस्ट चल रहा था, दैट वॉज कम्प्लीटली रिमूव्ड। और उन्होंने गवर्नर के सामने ये भी डिमांड कर दी कि हमें तो सुसाइड करने की आप परमिशन दे दीजिए, विच इज़ वेरी शेमफुल फॉर एनी कंट्री अगर उनके सैनिकों के परिवारों को इस स्थिति तक जाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इनके ब्रदर इन लॉज को ये जॉब क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि देखिए कारगिल पैकेज के तहत बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है रूल्स में कि जॉब केवल बच्चों को मिल सकती है, नॉट टू एनी अदर पर्सन इन द फैमिली। छोटे भाई, छोटी बहन, रिश्तेदार, साला साली, किसी को जॉब नहीं मिल सकती है। ओनली द किड्स कैन हैव द जॉब ऑफ द फादर। तो अब ये डिमांड ब्रदर इन लॉ के लिए क्यों आ रही है, इसके लिए जिम्मेदार है राजस्थान या उत्तरी भारत के अंदर प्रेवलेंट कुछ प्रैक्टिसेस जिनका नाम है चूड़ा प्रथा और नाता प्रथा। तो नाता प्रथा ये कई अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में देखी जाने वाली एक कॉमन प्रैक्टिस है, जो राजस्थान में तो बहुत प्रेवलेंट है, एंड इवन इन अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइक हरियाणा, पंजाब, यू कैन सी दैट, बट राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो देखिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बोथ आर काइंड ऑफ इंटरलिंक, लेकिन थोड़ी सी अलग है। चूड़ा प्रथा पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए चूड़ा प्रथा इज़ वेरी सिंपल। अगर कोई महिला बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाती है तो फिर वो विधवा महिला उसी परिवार में अपने देवर के नाम का चूड़ा पहन लेती है। इट इज़ काइंड ऑफ कि देवर के साथ आपने शादी कर ली, लेकिन यहाँ पर कोई लीगल मैरिज नहीं होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इंडिया में यू कैन नॉट मैरी 2 टाइम्स। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदूज़ को 2 शादी करने को इलीगल ठहराता है, इसीलिए यहाँ पर कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। ये वैसे पुरानी परंपरा है कि चूड़ा पहन लिया यानी कि बेसिकली शी हैज़ बिकम द वाइफ ऑफ द ब्रदर, तो उससे उसके परिवार को, उसके बच्चों को एक संबल मिल जाता है। ये पुरानी परंपरा है, जिस समय विडोज़ के लिए इस तरह के पैकेजेस वगैरह नहीं होते थे, उस समय ये परंपरा शुरू हुई थी, जब इतना कोई हेल्प नहीं होता था अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। सो फ्रॉम दैट पीरियड दिस प्रैक्टिस वॉज स्टार्टेड।
क्लियर। तो ये है चूड़ा प्रथा। अगर यंग विडो है तो वो अपने ससुराल में ही अपने देवर के नाम का चूड़ा पहन लेती है एंड शी एंटर्स द सिविल पार्टनरशिप। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर इज नो कोर्ट मैरिज, नो रिलीजियस मैरिज, नो सेरेमनी। बस जो चूड़ा उतार दिया जाता है विडो बनने पर वो फिर से पहना दिया जाता है और इस बार ये चूड़ा देवर के नाम का होता है या ब्रदर इन लॉ के नाम का होता है। नाता प्रथा में क्या होता है? नाता प्रथा इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस जिसमें अगर कोई हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है या फिर किसी पति की डेथ हो गई है तो वो महिला फिर किसी और के साथ भी जाकर रह सकती है या फिर वो पति किसी और के साथ जाकर रह सकता है एंड दिस इज ऑल्सो अ सिविल पार्टनरशिप। यहाँ पर भी कोई शादी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये नाता प्रथा भी मोस्टली उन्हीं केसेस में देखी जाती है जहाँ पहले बाल विवाह हुए थे। तो बाल विवाह करवा दिया गया, बाद में पति पत्नी की बनी नहीं, बड़े होने के बाद जब वो साथ में रहने लगे तो फिर वो पति या पत्नी एक छोड़कर चले जाते हैं, किसी और के साथ सिविल पार्टनरशिप में चले जाते हैं। तो ये नाता प्रथा जो है उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति उसके नाते चला गया, यानी उसके साथ जाके रहने लग गया। तो ये विडोहुड में अनहैप्पी मैरिजेस, इनएबिलिटी टू कंसीव चिल्ड्रन, कई तरह के कंडीशंस में देखने को मिलती है। ओके, अगेन दिस नाता प्रथा, इसमें कोई सिविल सेरेमनी या फिर कोई लीगली कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज, कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नहीं होता है। और नाता प्रथा एक तरह का वही है कि डिवोर्स लेकर आप किसी और के साथ रहने लग गए बट देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन। अब ये नाता प्रथा कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत प्रेवलेंट है एंड इट इज़ काइंड ऑफ एक्सेप्टेड सोशली, इसे पूरी तरह एक्सेप्ट किया जाता है। एंड यहाँ पर भी यही केस देखने को मिल रहा है कि जो दो वीरांगनाएं हैं उनमें से एक ने अपने ही देवर के नाम का चूड़ा पहना है एंड चूड़ा पहन लिया, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोई भी सिविल सेरेमनी या नहीं हो सकती या फिर मैरिज रजिस्टर नहीं करी जा सकती ऑफ कोर्स, क्योंकि दो शादियाँ अलाउड नहीं है, इसीलिए वो बेनिफिट देवर को नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा राजस्थान सरकार का मानना है। अब राजस्थान में वैसे भी नाता प्रथा के कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। ऑलरेडी नाता प्रथा में जो बच्चे होते हैं उनके भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ हो जाता है, नॉट जस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस बट इन जनरल। नाता प्रथा में क्या होता है कि अगर कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ जाना चाहती है तो फिर वो बच्चों की देखभाल कोई कर नहीं पाता। अगर पति छोड़कर चला जाता है तो भी अगेन बच्चों का जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एटसेट्रा है दैट इज हैम्पर्ड। सो इसको लेकर कई सारे आर्टिकल्स आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, यू कैन फाइंड वेरी ओल्ड आर्टिकल्स एटसेट्रा। इट्स अ वेरी रिकरेंट सोशल इशू इन राजस्थान और अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर गहलोत ने अपने रिस्पॉन्स में यही कहा कि जो भी हमने बेनिफिट्स दिए हैं वो कारगिल पैकेज के रूल के तहत हैं और एम्प्लॉयमेंट भी हमने वादा किया है कि आपके डिपेंडेंट्स यानी कि आपके बच्चों को मिल जाएगा जब वो बच्चे बड़े होंगे। कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जो फैमिली के अन्य सदस्यों को नौकरी देना जस्टिफाई करता हो। और अगर हमने इस केस में एक एक्सेप्शन करके ये नौकरी दे भी दी कि देवर को दे दिया गया तो भविष्य में इस तरह की डिमांड्स बढ़ेंगी एंड इट विल लीड टू दीज प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड मोर एंड मोर। तो ऐसे में सरकार ये गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहती है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू गिव द जॉब्स एंड राइट्स ऑफ वॉर विडोज एंड देयर चिल्ड्रन टू समवन एल्स। क्योंकि देखिए हो सकता है भविष्य में वो जो हस्बैंड है जिससे उस वीरांगना ने शादी कर ली है वो जो मार्टर हैं उनके बच्चों को के साथ सही व्यवहार ना करें, उनको पाले पोसे ना अच्छे से, उनकी देखभाल ना करें। दैट हैज़ हैपेंड इन अ फ्यू केसेस अर्लियर। तो इसीलिए ऐसी समस्या भविष्य में ना आए, इसीलिए हम ये जॉब नहीं दे सकते या फिर ये वाली डिमांड्स को हम पूरी नहीं कर सकते। तो ये है सरकार का रिप्लाई। अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि क्या समाज के पुराने सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस आज रेलेवेंट है? क्या उनको लीगली ओके कर लेना चाहिए? शुड दोज प्रैक्टिसेस बी लीगली वैलिड और नॉट? और ये सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अगर आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स इज ऑन गोइंग, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है तो इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अनअकैडमी का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसको ज्वाइन करके आप 2024 और 25 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलेंगे। सभी कोर्सेज EMI पर अवेलेबल हैं। 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हुए इन कोर्सेज को अवेल करते हैं। प्लस कोर्स इज अवेलेबल फॉर 46,400 रुपीज़, जिसमें आपको GS की तैयारी करवाई जाती है। GS एंड ऑप्शनल विल कॉस्ट यू 56,000 रुपीज़। आई वुड सजेस्ट कि आप लें तो GS और ऑप्शनल वाला कोर्स लें, दैट इज़ द बेस्ट। इफ़ यू नीड गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, तो फिर आइकॉनिक इज़ द ऑप्शन फॉर यू। इसमें आपको एक मेंटोर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। 2024 के लिए जो हमारे बैचेस हैं वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 16 मार्च। और हमारा एक ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है, इसको ज़रूर दीजिए। 23 के एस्पिरेंट्स, हमने जो फ्री ट्रायल पीरियड चलाया था उसमें एक स्पेशल गिफ्ट हमने आपको भेजा है, आप अपने ईमेल को ज़रूर चेक करिएगा। ऑफलाइन का हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप महिपाल कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। EPFO का कोर्स भी जल्द ही चालू होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।